तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन ले रहे हैं टॉपिक, दिस इज हेरोड डॉमर मॉडल। हेरोड डॉमर मॉडल क्या है? देखिए, ये क्लासिकल मॉडल था और ये डेवलप किया था रॉय एफ हेरोड 1939 में और एस ए डोमर 1946 में, इसीलिए हेरोड और डोमर। अब आप कहोगे सर इन्होंने तो अलग अलग टाइम पे किया था। डेफिनेटली अलग अलग टाइम पे किया था, लेकिन कंडीशंस एक ही थी। हुआ क्या था, 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन चालू हुआ तो उसका इंप्रेशन काफी लंबे समय तक रहा और उसी दौरान 1937 में केन्स वगैरह ने भी अपने प्रिंसिपल दिए, 1939 में इन्होंने दिए, 1946 में इन्होंने दिए। तो सबके लिए कंडीशन जो थी ना, वो यही थी कि एक तरह से ये ग्रेट डिप्रेशन के बाद की 10-20 साल की परिस्थितियां थी और उन्होंने उसी दौरान अपनी थ्योरीज जो हैं वो डेवलप की। इन्होंने दिया तो 1939 में और 1946 में, लेकिन लेटर ऑन इन दोनों ने देखा कि हमारी थ्योरी एक जैसी है, तो इन्होंने उस थ्योरी को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया था। सो ये क्या है? इट इज अबाउट ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। Both had explained economic growth rate in terms of saving and productivity of the capital. सेविंग और प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, इन्होंने कहा कि भाई सेविंग है, सेविंग कहीं इन्वेस्टमेंट होगी और उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलेगा, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो इन दोनों को टर्म्स को इन्होंने ध्यान में रखते हुए क्या है कि दिस मॉडल डिपेंड ऑन टू थिंग्स, दो चीजें जो है बेसिकली इन्होंने अपने मॉडल में मर्ज की हैं। एक तो लेवल ऑफ सेविंग। लेवल ऑफ सेविंग क्या, कि किसी पर्सन ने 100 रुपए कमाए, उसमें से 80 रुपए खर्च कर दिए तो उसकी सेविंग हो गई 20 रुपए। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को लेस करने पे सेविंग निकलती है। सेविंग कितनी होगी? 20। तो ये कह रहे हैं सेविंग जितनी ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। भाई आप ये सेविंग क्या करोगे? बैंक में जमा करोगे, और बैंक वाले क्या करेंगे? किसी इंडस्ट्री वाले को लोन देंगे। तो आपकी जितनी ज्यादा सेविंग होगी तो बैंक में उतना ज्यादा पैसा जमा होगा, उतना ही ज्यादा इंडस्ट्री को लोन मिलेगा। और जितनी सेविंग आपकी कम होगी, उतना ही आप बैंक को पैसा कम दोगे तो बैंक भी लोन कम दे पाएगा। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप इन्होंने बताया कि सेविंग बढ़ने पे इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं और सेविंग कम होने पे इन्वेस्टमेंट कम होते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री वाला लोन लेके क्या करेगा? घर में थोड़ा रखेगा, वो कोई फैक्ट्री लगाएगा, और फैक्ट्री लगाना ही तो इन्वेस्टमेंट है। तो आपकी सेविंग से ही तो फैक्ट्री लगेगी। तो इसीलिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक है कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या, कि लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा तो मोर एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट होगा और हायर ग्रोथ रेट होगी। सर ये कैसे होगा? एक एग्जांपल अपन लेते हैं। अपन ने 20 रुपए की कैपिटल, 20 रुपए की कैपिटल लगाकर एक आउटपुट जनरेट किया, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी हुई वो 20 की हुई, यानी आपकी कॉस्ट लग गई 20 रुपए। और ये 20 रुपए की कैपिटल लगा के आपने दो आउटपुट का जनरेट किया, तो आपकी कॉस्ट तो 10 रुपए ही बैठी। तो यहाँ कॉस्ट बैठी थी 20 रुपए और यहाँ कॉस्ट बैठ रही है 10 रुपए, तो बेस्ट तो फिर ये हुआ ना। तो जितना लोअर कैपिटल रेशियो होगा, ये 10 लोअर है 20 हायर है, जितना लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा, कैपिटल कम लगकर आउटपुट ज्यादा निकल रहा है, तो मोर एफिशिएंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है और आपकी ग्रोथ रेट जो है अच्छी चलेगी। इसी को कैपिटल और आउटपुट का रिलेशनशिप कहते हैं। तो आगे देखें, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे निकलती है? लेवल ऑफ सेविंग अपॉन कैपिटल आउटपुट रेशियो। कि सेविंग का लेवल लो, डेटा आपको मिलेगा, और कैपिटल आउटपुट रेशियो आप जो जो पिछले पेज पे निकाला, ऐसे कैपिटल आउटपुट रेशियो निकालो और इससे आपकी रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ निकल जाएगी। पूरी थ्योरी जो है कुछ अजम्पशन पे टिकी है, ये बात तो अपन जानते हैं, पूरी इकोनॉमिक्स ही अजम्पशन पे है। क्योंकि इसमें जो रूल होते हैं वो इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं होते जितने कि आपके अकाउंटेंसी में होते हैं, फिजिक्स में होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं। यहाँ जो है कोई भी थ्योरी जो टिकी हुई होती है वो कुछ अजम्पशंस पे टिकी होती है, उन अजम्पशन के बेसिस पर ही थ्योरी चलेगी। अगर ये अजम्पशन पूरे नहीं होंगे तो फिर ये थ्योरी टिकेगी नहीं। तो इन्होंने पहली बात मानी है कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये पहले एग्जिस्ट होना चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट, तभी हमारी थ्योरी एप्लीकेबल होगी, नहीं तो थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी। और आप जानते हो फुल एम्प्लॉयमेंट एक प्रैक्टिकल पोजीशन है नहीं, सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले ऐसा नॉर्मली नहीं होता। लेकिन इनकी थ्योरी है, मैं इनकी थ्योरी बता रहा हूँ, सही गलत नहीं बता रहा। इन्होंने जो अजम्पशन लेके अपनी थ्योरी दी है अपन उसको देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कोई गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, यानी प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए, सबको अपने हिसाब से अपनी प्राइस और आउटपुट डिसाइड करने का राइट होना चाहिए। अच्छा, क्लोज्ड इकोनॉमी है, इट मींस नो इंटरनेशनल ट्रेड, नो फॉरेन ट्रेड,
ओनली डोमेस्टिक ट्रेड। क्लोज इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि आप बाहर के देशों के लोगों से कोई कनेक्टिविटी नहीं रखोगे। अब अपन भी जानते हैं ऐसे आज के दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो पूरा का पूरा सेल्फ डिपेंडेंट है, उसको बाहर के देशों से कुछ खरीदना ही ना पड़े। तो प्रैक्टिकल नहीं है, बट उन्होंने थ्योरी दी, अपन वो डिस्कस कर रहे हैं। नो टाइम डिले इन सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये इन है। तो कह रहा है कि सेविंग भी उसी साल की है, वो उसी साल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, उसी साल उस पर इनकम भी जनरेट हो जाएगी और उसी साल वो खर्च भी हो जाएगी। इसमें कोई टाइम लैग या डिले जो है वो नहीं है, ये भी एक अजम्पशन है। इन्होंने ये कहा है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल होगा। यानी अपन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला ये आपने पढ़ा होगा पहले जूनियर क्लासेस में, सेविंग अपॉन इनकम होता है। और एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा सेविंग अपॉन डेल्टा इनकम होता है। डेल भी बोलते हैं, कई लोग डेल्टा भी बोलते हैं, उस हिसाब से। तो इन्होंने ये अजम्पशन लिया है कि ये दोनों क्या होंगे, ये बराबर होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अपन और क्या अजम्पशंस यस हैं। सर। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न ऑपरेट, आपने पढ़ा होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न। ये कह रहा है कांस्टेंट रिटर्न, यानी कैपिटल जो है फिक्सिटी है, यानी उससे फिक्स रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये अजम्पशन इन्होंने लिया है। कह रहा है कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी कैपिटल और आउटपुट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, यानी आपकी कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो फिक्स चल रहा है। लेकिन फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर इन प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कैपिटल और लेबर का रेशियो जो है अगर 2:1 है तो 2:1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फिर इन्होंने कहा ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ मॉडल है, शॉर्ट टर्म में एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा इन्होंने दो वर्ड और यूज किए, एक्स एंटे, यानी जो प्लान्ड आपने किया जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट वो सेम वही होगा, एक्चुअल भी वही होगा एक्सपोस्ट। यानी एक्स एंटे कहते हैं प्लान्ड को, एक्सपोस्ट कहते हैं एक्चुअल को। तो जो आपका प्लान्ड इन्वेस्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो बराबर होगा एक्चुअल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के, यानी जितना आपने सोचा है वैसा होगा ही होगा। कह रहा है कांस्टेंट जनरल प्राइस लेवल, यानी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कुछ नहीं होगा, प्राइस का जो लेवल है वो सेम रहेगा। मनी इनकम और रियल इनकम में कोई फर्क नहीं होगा। अपन ये देखते हैं आज अपन ने 100 रुपए कमाए, अगले साल उसकी वैल्यू 95 ही रहती है, उसके साल उसकी वैल्यू 90 रह जाएगी। पर ये कह रहा है ऐसा नहीं होगा, जो आपकी मनी इनकम है वही आपकी रियल इनकम है, यानी उसकी परचेजिंग पावर जो है वो हमेशा 100 के बराबर ही रहेगी। जबकि ऐसा वास्तव में नहीं होता, इन्फ्लेशन के कारण मनी की वैल्यू लगातार कम होती रहती है। इसका मतलब इन्होंने कहा कि कोई इन्फ्लेशन होगा ही नहीं, जबकि हम जानते हैं ऐसा नहीं होता, बट ये उनकी थ्योरी है, उन्होंने कहा है। फिर उन्होंने कहा इंटरेस्ट रेट इज कांस्टेंट, इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स है, वो लॉन्ग टर्म में चेंज नहीं होगी, ऐसा भी नहीं होता है। नो डेप्रिशिएशन ऑन कैपिटल गुड्स, कहता है जो आपकी ने मशीनरी खरीदी है उसकी वैल्यू कोई डिक्रीज नहीं होगी, उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। जबकि हम जानते हैं मशीनरी पहले साल 1 लाख की थी तो अगले साल 90,000 की रह जाएगी। अगर हम उसे मार्केट में बेचेंगे तो अपन को वापस 1 लाख थोड़ा मिल जाएंगे। आपने अपना एक्टिवा खरीदा, आपने 60,000 का एक्टिवा खरीदा, अगले साल वो 60 का ही थोड़ा रहेगा, वो तो कम का हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि कोई डेप्रिशिएशन नहीं होगा, यानी कोई वैल्यू डिक्रीमेंट नहीं होगा। इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट, यानी जो हमने चाहा है और जो रियल इन्वेस्टमेंट है जो एक्चुअल हुआ है वो बराबर है, ये वास्तव में इसी की चीज कह रहा है, कोई नया नहीं है, उसको दूसरे तरीके से लिखा है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे, वो भी अपनी पहली बात हो चुकी है कि जितनी सेविंग होगी वो उसी साल इन्वेस्ट हो जाएगी पूरी की पूरी। एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू इनकम ऑफ सेम ईयर, यानी वो उसी साल हो जाएगी, तो सेविंग और इनकम जो है वो उस साल की कॉमन ही रहेगी, ऐसा ये कह रहा है। अब इन्होंने क्या किया, जो ग्रोथ रेट है ना उसको 3 पार्ट्स में बांटा, अलग अलग टाइप की ग्रोथ रेट जो है वो आपकी बताई। सबसे पहले बताई वारंटेड ग्रोथ रेट, GW से इसको डिनोट किया जाता है, आगे जाके इसका फॉर्मूला भी आएगा ये वाला, कि इट इज द रेट ऑफ ग्रोथ एट विच इकोनॉमी डज नॉट एक्सपेंड, इससे ज्यादा जो है ना इकोनॉमी एक्सपेंड नहीं हो सकती। इट हैज फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट, मतलब इससे ज्यादा कोई लास्टिक होता है ना खींचने का, सर इससे ज्यादा ये नहीं हो सकता। तो ये कह रहा है कि इसके बाद एक्सपेंड नहीं होगा, ये फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट है। इट इज ऑल्सो नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट, भाई जब सारे लोग ही काम में लग गए तो अब इससे ज्यादा फुल कैपेसिटी पे आप क्या काम करोगे। तो ये कहता है GW इंटू CR इक्वल्स टू एस। GW का मतलब है वारंटेड ग्रोथ रेट, CR का मतलब है अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड जितनी चाहिए होगी, और एस का मतलब है सेविंग इनकम रेशियो। तो ये फॉर्मूला लिखना है, वैसे ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है, इतना ही आपके काम आएगा, इससे ज्यादा काम नहीं आएगा। फिर एक इन्होंने ग्रोथ रेट दी नेचुरल ग्रोथ रेट, इसको इन्होंने डिनोट किया GN से।
इट इज द मैक्सिमम ग्रोथ रेट दैट एन इकोनॉमी कैन अचीव विद इट्स अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। वो कह रहा है कि जितने नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उनका आप मैक्सिमम यूज कर लो, उससे ज्यादा ग्रोथ रेट तो हो ही नहीं सकती। ये कह रहे हैं कि जितना आपके पास रिसोर्स है उससे ज्यादा ग्रोथ रेट कैसे ले लोगे, उसका मैक्सिमम यूज कर लो, ज्यादा से ज्यादा आप उतना कर सकते हो। अब आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर है, उसमें मैक्सिमम स्पीड 110 की है, तो आप 110 की स्पीड में ही चला सकते हो, इससे ज्यादा गाड़ी कैसे चलाओगे, क्यों, यही इसकी नेचुरल ग्रोथ रेट है। तो इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया, जीएन जो है, जीएन यानी नेचुरल ग्रोथ रेट इक्वल्स टू इनटू सीआर कैपिटल रिक्वायर्ड इक्वल्स टू सेविंग। ये इक्वल्स टू सेविंग भी हो सकती है और नॉट इक्वल्स टू सेविंग। नॉट इक्वल्स टू सेविंग का मतलब उससे कम भी हो सकती है, क्योंकि नेचुरल ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि आप या तो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा यूज कर लोगे और या कम करोगे, ज्यादा तो कर ही नहीं सकते ना। आप या तो बराबर कर लोगे या कम करोगे, ज्यादा तो कर ही नहीं सकते। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। फिर आता है एक्चुअल ग्रोथ रेट, इसको दिया जी नाम। इट इज द रियल रेट ऑफ इंक्रीज। वो तो भाई गारंटेड है, वारंटेड है या नेचुरल है, पर जो रियल है ना वो ये है इन कंट्रीज जीडीपी पर ईयर, इसको उन्होंने एक्चुअल ग्रोथ रेट का नाम दिया है। इसको एक फॉर्मूले से भी डिस्कशन जो है वो अपन कर सकते हैं, जीसी इक्वल्स टू एस। अब जी को जो डिनोट किया गया है वो किया गया है डेल्टा वाई अपॉन वाई, यानी चेंज इन इनकम अपॉन इनकम। और सी को आपका ये जो किया गया हुआ है डेल्टा के अपॉन वाई, और एस है आपका सेविंग अपॉन इनकम। अब इसमें डेल्टा के को आई भी कह सकते हैं, इसलिए डेल्टा के जो है वो यहाँ रिप्लेस हो जाता है आई से। और ये पूरा का पूरा ऐसा ऐसा लिखा है डेल्टा वाई अपॉन वाई, ये लिखा है डेल्टा के की जगह आ गया आपका आई, क्योंकि हमने बराबर कर दिया है, अपॉन डेल्टा वाई इक्वल्स टू एस अपॉन वाई। अब इसमें आपका क्या है, डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कट जाएगा, तो ये बचेगा आई अपॉन वाई, ये आई अपॉन वाई, और इक्वल्स टू एस अपॉन वाई था ही, तो इक्वल्स टू एस अपॉन वाई हो गया। वाई से वाई बेस इक्वल है तो ये काट दो, तो ये बचा इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग। तो ये इन्होंने प्रूव करने के लिए लिया कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या होती है, बराबर होती है, जो कि अपने अजम्पशन में थी। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल आपके आएगा नहीं है। तो अब इस थ्योरी के कुछ फीचर जो हैं वो डिसाइड हुए क्या। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रोथ मॉडल इज इन्वेस्टमेंट। इन्होंने पूरा इन्वेस्टमेंट और सेविंग पे दिया, और इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, सेविंग से आएगा। एड इट जनरेट फ्रॉम इनकम एज इट जनरेट इनकम एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ही आपको जो है प्रोडक्शन करोगे और प्रोडक्शन से ही आप इनकम कमाओगे, तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना वो आपका है इन्वेस्टमेंट। दिस मॉडल शो इनकम इन टर्म ऑफ ग्रोथ रेट, यानी ये ग्रोथ इनकम को ग्रोथ के पॉइंट ऑफ से दिखा रहा है कि आपकी ग्रोथ कौन सी जी डब्ल्यू है, जी है या जी एन है, उस तरीके से। द इक्वलिटी बिटवीन दीज ग्रोथ रेट कैन इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल स्टॉक। मतलब ये कह रहा है कि ये इक्वल इसीलिए बता रहा है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं और कैपिटल स्टॉक जो हमारी मशीनें हैं उनका पूरा यूज भी कर रहे हैं। दिस मॉडल फोकस दैट इफ एक्चुअल ग्रोथ रेट ज्यादा है वारंटेड ग्रोथ रेट से, यानी एक्चुअल ज्यादा हो रहा है वारंटेड से, तो ये इन्फ्लेशन की कंडीशन को लाएगा, और एक्चुअल ग्रोथ रेट अगर वारंटेड से कम है तो ये डिफ्लेशन की कंडीशन लाएगा। ये इन्होंने कहा कि ये मॉडल आपको ये बता रहा है। तो एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या है, वो ऊपर चल रही है, ऊपर चल रही है यानी प्राइसेस ज्यादा है तो इन्फ्लेशन चलेगा, और एक्चुअल ग्रोथ नीचे है यानी प्राइसेस नीचे चल रही है, तो ये आपका डिफ्लेशन पे आ जाएगा। अब पूरी थ्योरी के फीचर देख लिए, अजम्पशन देख लिए, पॉइंट देख लिए, इसके बाद आपका आता है क्रिटिसिज्म, कि इनकी थ्योरी जो है वो अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पर है। ये कह रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। अब यार ये कैसे जरूरी है, इन्होंने बहुत सारे अजम्पशन लिए जो कि जस्टिफाइड ही नहीं होते, तो आप यहाँ आके अजम्पशंस का क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं। तो अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं, जितने भी अजम्पशन हैं उन सब के लिए यहाँ आप लिख सकते हैं। इन्होंने जो जो लिए, इन्होंने कहा कि प्राइस इन्फ्लेशन प्राइस लेवल में चेंज ही नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन्होंने कहा फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या इन्होंने कहा नो इंटरेस्ट रेट, चेंज इन इंटरेस्ट रेट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप सबकी क्रिटिसिज्म यहाँ लिख सकते हो। स्टडी ऑफ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर नेग्लेक्टेड, इन्होंने इकोनॉमिक फैक्टर को तो माना, पर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जो लोगों के सोशलिज्म सोसाइटी में होते हैं और जो लोगों के बिलीव्स पे होते हैं, त्योहार वगैरह आते हैं, उस कंडीशन में प्राइसेस बढ़ जाते हैं, उनको इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। नो स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इन्होंने कहा कि प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता, जबकि अपन जानते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने से प्रोडक्शन बढ़ सकता है। ओवर इम्पासेस ऑन इंस्टेबिलिटी, इन्होंने इंस्टेबिलिटी को ही सब कुछ मान लिया कि यानी जो ग्रोथ है ना
वो एकदम फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ों को कांस्टेंट मान लिया, इंस्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दे दिया, इसी पॉइंट को फिक्स कर दिया इन्होंने। लिमिटेड एप्लीकेबल टू अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज। अच्छा ये रूल जो है ना, ये डेवलप्ड कंट्रीज के लिए तो कुछ हद तक एप्लीकेबल है, पूरी तरीके से तो वहाँ भी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनमें तो इसका लिमिटेड एक्सेस ही है। नेग्लेक्ट द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। कभी कभी इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पर अपन जब शिफ्ट हो जाते हैं तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, ऐसा कोई स्ट्रक्चरल चेंज हो जाए उसके बारे में इसने टोटली इग्नोर कर दिया। ये तो मान के चल रहा है जो जिस टेक्निक पे चल रहा है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके अलावा लिमिटेड स्कोप ऑफ सेविंग रेशियो एंड कैपिटल रेशियो। केवल सेविंग और कैपिटल रेशियो के बेस पर पूरी इकोनॉमी को जजमेंट नहीं किया जा सकता, और भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। इन्होंने इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को टोटली इग्नोर कर दिया, जबकि वो इकोनॉमी का एक कंपलसरी पार्ट है। इसके अलावा नो स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। वही प्राइस लेवल पर तो कोई चेंज ही नहीं कर रहा, कह रहा है कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जबकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इंटरेस्ट रेट इज नॉट कांस्टेंट। ऑब्वियस है, इन्होंने कह दिया था कि इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है, जबकि ऐसा नहीं होता, बैंक हर 3 महीने में रेट्स को रिवाइज करते रहते हैं, पर ऐसा अपन देखते हैं। इग्नोर द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन ग्रोथ। भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट टैक्स कम ज्यादा करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन करती है या बढ़ाती है, उसको टोटली इग्नोर कर दिया, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। तो यहाँ जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है, फॉर द इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट एट फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। कि आपकी इक्विलिब्रियम लेवल पे कब होगा, जब जी नेचुरल जो है वो वारंटेड जी से और नेचुरल जो ग्रोथ रेट है ये तीनों आपस में इक्वल होंगी, उसी को आप इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन हॉरार्ड ने कही थी। एनी डिविएशन फ्रॉम दिस पाथ वुड ब्रिंग अबाउट इंस्टेबिलिटी। कैसे इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, अगर ये तीनों इक्वल नहीं होंगे तो आपकी इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी होगी, और इंस्टेबिलिटी होने से जो इकोनॉमी है वो रिस्क पर आ जाती है, ऐसा इन्होंने कहा था। तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट भी कहीं आप अपने आंसर में डालना चाहो तो आप डाल सकते